हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? देखिए, व्हेन ए बॉडी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to surroundings, then we say that body is in motion। जब भी कोई बॉडी अपने आसपास की दूसरी बॉडीज के साथ लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम उस बॉडी को मोशन में कहते हैं। देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा झूले के अंदर झूल रहा है। जब तक झूला अपनी पोजीशन दूसरी चीज़ों के साथ चेंज करता रहेगा तब तक हम उसको मोशन में कहेंगे। जब झूला अपनी पोजीशन चेंज करना बंद कर देगा तो हम कहेंगे कि ये झूला रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। इसी तरह आपको कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा गेंद को रस्सी के साथ बांधकर घुमा रहा है, सर्कल में घुमा रहा है। तो गेंद लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि ये गेंद मोशन में है। अगर ये गेंद अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी तो ये सर्कल में नहीं घूमेगी बल्कि रेस्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपने यहाँ पर देखे। देखिए, अब बात आती है टाइप्स के बारे में। मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? मोशन की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं और आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको मोशन के नाम दिखाए गए हैं, जैसे कि रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ये सभी मोशन आपको 6th क्लास के अंदर दिए गए हैं। आप 6th क्लास में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप फिर से इन मोशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 6th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में दोबारा से इनको रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, अब हम अपनी बुक में जो टेबल दी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर के अंदर 13.1 जो टेबल दी गई है उसके अंदर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपको इन सभी एग्जाम्पल्स में मोशन की टाइप को पहचानना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। तो देखिए, जब भी हमारी आर्मी के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो मार्च पास्ट में चलते हैं तो हमेशा उनका मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, बिल्कुल सीधी रेखा में वो चलते हैं। इसलिए इनके मोशन को हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अब सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है बुलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ही स्ट्रेट वर्ड आया हुआ है, तो बैलगाड़ी जो रोड के ऊपर चल रही है उसका मोशन भी बिल्कुल सीधी रेखा में है, इसलिए इसके मोशन को भी हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में है हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी भागता है, रेस करता है, तो उसके हाथ पीरियोडिक मोशन में होते हैं ना। उसके जो हाथ है वो ना तो सीधी रेखा में चलते और ना ही गोल गोल घूमते, तो इसलिए उसके हाथों का जो मोशन है वो हम कहेंगे पीरियोडिक। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इन ए मोशन। जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल का जो मोशन है वो कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने साइकिल चलाई है।
पेडल का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि पेडल गोल गोल घूमता है। इसी तरह मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ अर्थ लगातार चक्कर लगाती है, तो वो मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए स्विंग, झूले का जो मोशन है वो किस तरह का मोशन है? तो देखिए, जो झूले का मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का मोशन किस टाइप का होता है? तो पेंडुलम का मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। इस तरह से हमने टेबल के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सभी के मोशन की टाइप को हमने पहचान लिया है, उनकी टाइप्स को हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम स्लो और फास्ट मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे व्हीकल्स को रोड पर चलते देखा होगा। उनमें से कुछ व्हीकल्स आपको जल्दी चलते हुए दिखाई देंगे और कुछ धीरे धीरे चलते दिखाई देंगे। जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जल्दी चेंज करते हैं उन्हें हम फास्ट मोशन में कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हैं उनको हम स्लो मोशन में कहते हैं। तो देखिए, आप सभी स्लो और फास्ट के बारे में जानते भी हैं कि हम स्लो किस मोशन को कहेंगे और फास्ट किस मोशन को कहेंगे। अब देखिए, अगर हम दो व्हीकल्स को कंपेयर करते हैं तो कौन सा व्हीकल फास्ट चल रहा है, इस बात का पता करने के लिए हमें स्पीड को निकालना पड़ता है। स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम को मेजर करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला आपको दिखाया गया है कि स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस और टाइम आए हुए हैं। स्पीड का फॉर्मूला आप जानते भी हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आप लर्न कर लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस और टाइम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला भी दिखाया गया है, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड की डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस जिस रेट से चेंज होती है उस रेट को हम स्पीड बोलेंगे। इसके अलावा स्पीड की यूनिट भी यहाँ पर दिखाई गई है कि स्पीड को हम किस यूनिट में मापते हैं, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पर स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। चलिए, हमने अपनी डेली लाइफ में देखा है कि जब कोई व्हीकल या कोई भी बॉडी चलती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता रहता है। अगर हम किसी सिटी में एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल्स में बैठकर जाते हैं तो व्हीकल्स की स्पीड सेम नहीं रहती, क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं पर चौक पर जाम लगा हुआ होता है, कहीं पर भीड़ लगी हुई है, या कहीं पर कोई और रुकावट आ जाती है। तो जब भी हम शहर के अंदर गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो हमारी गाड़ी एक सेम स्पीड से नहीं चलती, बल्कि उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। इसलिए हमने मोशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन की हमने दो कैटेगरी यहाँ पर बनाई हुई हैं, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो आप यहाँ से देखिए, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में
इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन और मोशन ऑफ क्लॉक। आप सभी जानते हैं कि घड़ी में मिनट हैंड और सेकंड हैंड बिल्कुल सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इसी तरह हर साल हमारी जो पृथ्वी है वो सेम स्पीड से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसीलिए जून में गर्मी और दिसंबर में हमेशा सर्दी आती है। अगर अर्थ सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती तो सीजन आगे पीछे हो जाते, सीजन का टाइम फिक्स नहीं होता। इसलिए जो बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं हम उनके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म मोशन की आपको डेफिनेशन बताई है, यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइप देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखिए, ए बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती तो हम उसके मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, व्हीकल मूविंग इन क्राउड। देखिए, अगर कोई बॉडी पहले 5 मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उससे अगले 5 मिनट में 9 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी की स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि हर 5 मिनट में वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं यहाँ पर। देखिए, अगर हम दिल्ली शहर में कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक जाते हैं तो कभी हमें 10 मिनट लग जाते हैं, कभी हमें 20 मिनट लगते हैं और कभी हमें 15 मिनट भी लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार हमारे चलने की स्पीड अलग है। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आपको यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ भी दिखाए गए हैं कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो किस टाइप से उनका ग्राफ आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है। आप ग्राफ के ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है उनके बीच में कहीं भी आप अगर डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो आपको उनके बीच का डिफरेंस सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया जाता। इसीलिए जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। इस टॉपिक में हम टाइम को मापना सीखेंगे, टाइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आजकल हम सब टाइम को मापने के लिए घड़ी का यूज करते हैं। हम सबके घरों में घड़ी पाई जाती है, जैसे कि आपको डायग्राम में घड़ी दिखाई गई है। ये जो घड़ी है ये एनालॉग क्लॉक है और ये आमतौर पर सभी घरों में पाई जाती है। लेकिन प्राचीन समय में घड़ी नहीं होती थी। क्या आपने कभी बिना घड़ी के समय को कैसे मापते हैं इसके बारे में कभी सोचा है? देखिए, जब घड़ी को डिस्कवर नहीं किया गया था
उस समय के लोग कैसे समय को मापते थे, आइए अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने उन घटनाओं से टाइम को मापना स्टार्ट किया था जो घटनाएं बार बार प्रकृति के अंदर अपने आप को रिपीट कर रही थी। जैसे प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है। इसी तरह चंद्रमा का साइज भी आपने देखा है कि घटता और बढ़ता रहता है। चंद्रमा का साइज एक फिक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है। चांद का साइज 14 दिन तक बढ़ता है और 14 दिन तक घटता है। तो इससे भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने समय को मापना स्टार्ट किया था। इसके अलावा जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, उससे दिन और रात बनते हैं। तो इन घटनाओं से, इन प्राकृतिक घटनाओं से हमारे पूर्वजों ने टाइम को मापना स्टार्ट किया था। ये सभी घटनाएं प्रकृति के अंदर बार बार एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही थी। इन्हीं घटनाओं की हेल्प से हमारे पूर्वजों ने समय को मापना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने लार्ज टाइम इंटरवल को मेजर करना स्टार्ट किया। जैसे कि जब हमारी अर्थ पर सीजन चेंज होते थे तो उन्होंने 1 ईयर का टाइम मेजर करना स्टार्ट किया। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, उससे उन्होंने एक दिन को मापना स्टार्ट किया। आप यहाँ देख रहे हैं, सभी के डायग्राम मैंने आपको दिखाए हैं कि प्रकृति के अंदर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके अंदर बार बार एक फिक्स टाइम के बाद मौसम रिपीट होता है। और ये सभी घटनाएं, इन सभी घटनाओं को देख के ही हमारे पूर्वजों ने टाइम को मापना स्टार्ट किया था। जैसे कि चंद्रमा के साइज को घटता और बढ़ता देखकर हमारे पूर्वजों ने मंथ को मापना स्टार्ट किया, एक महीने को मापना स्टार्ट किया। जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है, देखिए, जिस दिन चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है उस दिन पूर्णिमा कहते हैं। और जब अगली बार पूर्णिमा का दिन आएगा तो हमारे पूर्वज उस दिन तक जितना भी टाइम है उसको एक महीना मानते थे। जैसे कि आज अगर पूर्णिमा है तो आज से महीने का पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा और जब अगली पूर्णिमा आएगी तो उस दिन तक हमारा एक महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से चांद को देख के हमारे पूर्वजों ने एक महीने का जो टाइम है उसको मेजर करना स्टार्ट किया। पहले हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े टाइम को मापना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में छोटे छोटे टाइम इंटरवल को मापने के लिए लोगों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार किए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, फॉर मेजरिंग टाइम आवर अनसेस्टर यूज्ड सनडायल, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स। देखिए, प्राचीन काल में कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, जैसे कि सनडायल। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये सनडायल है, ये सैंड क्लॉक है और ये वाटर क्लॉक है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से उन्होंने छोटे टाइम इंटरवल को मापना स्टार्ट किया। इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमारे पूर्वजों ने छोटे समय को मापना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से एक्यूरेट टाइम को मेजर नहीं किया जा सकता था। बाद में कुछ साइंटिस्ट्स ने कुछ और अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाए जिनसे हम टाइम को मेजर करने लगे। देखिए, आपने गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। आप यहाँ देखिए, गैलीलियो गैलीली नाम का जो साइंटिस्ट था उसकी हमने एक पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई है। ऐसा कहा जाता है कि गैलीलियो ने सबसे पहले पेंडुलम की मदद से टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया था। उसने बार बार पेंडुलम के मोशन में लगने वाले टाइम को नोट किया
उसने देखा कि पेंडुलम जितना समय अपना एक चक्कर पूरा करने में लेता है, उतना ही समय दूसरा चक्कर कंप्लीट करने में लेता है, उतना ही समय तीसरा चक्कर कंप्लीट करने में लेता है। इस तरह पेंडुलम के हर चक्कर में उसने ये बात ऑब्जर्व की कि हर चक्कर में सेम टाइम लगता है। गैलीलियो ने कई बार पेंडुलम के मोशन में लगने वाले टाइम को नोट किया। हर बार पेंडुलम अपने चक्कर को कंप्लीट करने में सेम टाइम लगा रहा था, इसलिए गैलीलियो ने पेंडुलम की हेल्प से टाइम को मापना स्टार्ट किया। बाद में गैलीलियो के इस आइडिया को यूज करके एक पेंडुलम वाली घड़ी बनाई गई। इस घड़ी में जितनी बार पेंडुलम अपने चक्कर कंप्लीट करता था, उतनी ही घड़ी की सुइयां टाइम को मेजर करती थी। देखिए पेंडुलम क्या होता है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए डायग्राम के अंदर आपको पेंडुलम दिखाया गया है और नीचे जो डायग्राम है ये गैलीलियो के द्वारा पेंडुलम की हेल्प से बनाई गई क्लॉक का है। ये क्लॉक गैलीलियो ने बनाई थी और इस क्लॉक का यूज करके उसने टाइम को मापना स्टार्ट किया था। अब आप देखिए यहाँ पर आपको पेंडुलम का डायग्राम दिखाया गया है। पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आपको उसकी पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, जब हम किसी मेटेलिक सफेरिकल बॉल को धागे से बांधकर किसी मजबूत जगह पर लटका देते हैं तो उसे हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक पेंडुलम लटकाया गया है। आप इसका नीचे वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। देखिए ये जो नीचे आपको सफेरिकल बॉल दिखाई गई है, इसको हम बोलते हैं बॉब। और ये जो बॉल है ये हमने एक धागे के साथ बांध रखी है और इसको एक फिक्स जगह के ऊपर हमने लटकाया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पेंडुलम। देखिए पेंडुलम को अगर आप पेंडुलम के जो नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन में जब पेंडुलम होता है तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम के अंदर आपको पेंडुलम की 3 पोजीशन दिखाई गई हैं। एक बिल्कुल बीच में है जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। जब पेंडुलम रेस्ट में होता है तो उस समय पेंडुलम मीन पोजीशन में रहता है। लेकिन जब आप पेंडुलम को मोशन में लेके आते हैं तो पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ बार बार, एक बार राइट हैंड साइड में और एक बार लेफ्ट हैंड साइड में मोशन में आता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पेंडुलम को जब आप मोशन में लेके आएंगे तो एक बार ये मीन पोजीशन के राइट में और एक बार ये मीन पोजीशन के लेफ्ट में जाएगा। इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दिखाई गई है कि ऑसिलेशन क्या होता है। पेंडुलम हैज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब moves from one extreme position A to other extreme position B। आप यहाँ देखिए, अगर पेंडुलम A पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तो A पोजीशन से पहले ये B पर जाएगा और B से फिर वापस A पर आएगा। तो अगर कोई पेंडुलम A से चलता है और B पोजीशन तक जाकर और वापस A पर आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया है और उस एक चक्कर को हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन। हम पेंडुलम के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं और उसके एक चक्कर को वन ऑसिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा जो पेंडुलम है वो
जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो एक चक्कर में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। आपसे पूछा जा सकता है कि पेंडुलम के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, डेफिनेशन दीजिए। तो आप यहाँ देखिए टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको दी गई है। आप बिल्कुल यही डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हैं। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। आप नीचे भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन बाय सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब किसी भी पेंडुलम के द्वारा एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है, जितने टाइम में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, उसी टाइम को हम पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलते हैं। आजकल बहुत सारी मॉडर्न घड़ियां भी आ चुकी हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जो घड़ी बनाई गई थी वो एनालॉग क्लॉक्स होती थी, लेकिन आजकल जो मॉडर्न क्लॉक्स हैं वो डिजिटल आई हुई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मॉडर्न वॉचेस दिखाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए ये डिजिटल वॉच दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ डिजिटल वॉचेस दिखाई गई हैं। डिजिटल क्लॉक के अंदर सेल यूज किया जाता है। डिजिटल क्लॉक की हेल्प से हम छोटे से टाइम इंटरवल को भी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ टाइम। मतलब टाइम को किस यूनिट में मापा जाता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि टाइम को सेकंड में मापा जाता है, और सेकंड से जो बड़ी यूनिट है वो मिनट है, मिनट से बड़ी यूनिट है वो घंटे, मतलब जिसको हम इंग्लिश में आवर बोलते हैं। तो देखिए टाइम की यूनिट आपको दी गई है। टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है, टाइम को मापने के लिए जो हम सबसे छोटी यूनिट यूज करते हैं वो है सेकंड। आप सभी सेकंड के बारे में जानते हैं कि एक सेकंड जो है वो सबसे छोटा टाइम होता है। और जब हमें बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है तो हम बड़ी यूनिट के अंदर भी टाइम को माप सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होती हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं, एक डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, और 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। तो देखिए ये सभी टाइम को मापने की यूनिट आपको दी गई है। अगर आपको छोटा टाइम मापना है तो आप छोटी यूनिट यूज कर सकते हैं, और अगर आपको बड़े टाइम को मापना है तो आप बड़ी यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें किसी आदमी की एज को मापना है तो हम एज को मिनट या घंटों में नहीं मापते, बल्कि किसी आदमी की एज को हम ईयर्स में मापते हैं कि कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी है, वो कितने साल का हो चुका है, कितने वर्ष का हो चुका है, तो हम ईयर्स में उसकी एज को मापते हैं। तो इस तरह से हम टाइम की बहुत सी यूनिट यूज करते हैं। इसके अलावा टाइम की कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं। सेकंड से भी छोटी यूनिट आजकल हमारे पास हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसी घड़ी आजकल बनाई हुई है जो सेकंड से भी छोटे टाइम को मेजर कर सकती हैं। तो देखिए, अगर हमें किसी सेकंड का 1 मिलियनथवा पार्ट अगर मेजर करना है तो उसको हम माइक्रो सेकंड बोलते हैं, और अगर हमें सेकंड के 1 बिलियंथ वाले पार्ट को मापना है तो हम उस यूनिट को बोलेंगे नैनो सेकंड। तो आजकल माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में भी टाइम को मापा जाता है। ये टाइम बहुत ही छोटा होता है, और इनको मापने के लिए हमें और भी जो एक्यूरेट क्लॉक्स हैं जो इस टाइम को माप सकती हैं उनको यूज करना पड़ता है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस, इनकी भी यूनिट आपको दिखाई गई है कि स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में मापते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, टाइम को हम
सेकंड में मापते हैं। आपने व्हीकल्स के अंदर भी देखा होगा कि व्हीकल्स के अंदर भी आजकल स्पीड को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा जाता है जिसका नाम है स्पीडोमीटर। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम आप गाड़ियों में देख सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्पीडोमीटर का है। इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि कैसे जो ये निडल है ये इस मीटर के अंदर हमें स्पीड बताती है। ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं 0, 20, 40, ये सभी जो रीडिंग हैं इनसे हमें स्पीड का पता चलता है कि व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। इसके अलावा डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए भी गाड़ियों में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। और ये जो ओडोमीटर है ये बिल्कुल स्पीडोमीटर के अंदर ही होता है, स्पीडोमीटर के अंदर ही लगा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पर ओडोमीटर का डायग्राम भी दिख रहा है। यहाँ पर आपको दोनों डायग्राम एक साथ दिखा रखे हैं, स्पीडोमीटर भी और ओडोमीटर भी। आप यहाँ बिल्कुल बीच में देखिए, जो ये रीडिंग दिखा रखी है 99,483, ये जो रीडिंग है ये डिस्टेंस की रीडिंग है। ये जो मीटर है इसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ये हमें बताता है कि व्हीकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। लेकिन ये जो बाउंड्री के ऊपर आपको रीडिंग दिखाई गई है, ये जो 10, 20, 30, 40, ये जो रीडिंग है ये स्पीडोमीटर की रीडिंग है। ये हमें स्पीड के बारे में बताते हैं, इनसे हमें स्पीड की का पता चलता है कि व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, आपने गाड़ियों में स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों को देखा भी है। आज के लिए इतना ही। आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।